नमस्कार मित्रों। मैं सीए मित सचदेव आप सभी का इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आईपीओ रिव्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आइए हम बात करते हैं कंपनी के ओवरव्यू के बारे में। IRFC is registered with the RBI as a systematically important NBFC ND IFC, यानी कि ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी नॉन डिपॉजिट टेकिंग यानी कि ये डिपॉजिट नहीं लेती है बल्कि टैक्सेबल और टैक्स सेविंग बोर्ड इश्यू करती है। और IFC मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, ये होली ओन कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर काम करती है। और इनका मेन ये डेडिकेटेड है, ये इनका मेन काम है, ये बोरोइंग आर्म है इंडियन रेलवेज का। ये मार्केट ओपन मार्केट में से बोरोइंग लेके इंडियन रेलवे को फाइनेंस करती है। और इनका मेन बिजनेस एक्विजिशन ऑफ रोलिंग स्टॉक असेट एंड उसको फाइनेंस करने का मेन बिजनेस है। लेंडिंग टू अदर एंटिटीज अंडर MOR यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के और भी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उनको लेंडिंग करने का है। और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को असेट को लीज करने का और नेशनल प्रोजेक्ट में फाइनेंसिंग करने का इनका मेन बिजनेस है। अगर हम सितंबर 20 के AUM ब्रेकअप के बारे में बात करें यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो असेट अंडर मैनेजमेंट का 55.34% हिस्सा उनका लीज रिसीवेबल फॉर प्राइमरी फ्रॉम रोलिंग स्टॉक ऑफ असेट में से आता है। और उनका दूसरा बड़ा हिस्सा यानी कि 42.41% प्रोजेक्ट असेट को फाइनेंस करने से आता है। और हालांकि सबसे छोटा हिस्सा है 2.25% लेंडिंग टू अदर एंटिटी विच आर रेगुलेटेड अंडर MOR यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। उनका AUM और उनका AUM सितंबर 20 में 27,80,075.92 मिलियन यानी कि 27,80,075.92 मिलियन रुपीस है। और नेटवर्थ 3,16,869.67 मिलियन रुपीस है। और ये जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो फाइनेंशियल ईयर 18 टू फाइनेंशियल ईयर 20 के बीच 26.48% CAGR से बढ़ा है। और इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 6.09% है और रिटर्न ऑन असेट 0.66% है। आप बोलोगे कि मीत ये तो बहुत ही कम है, परंतु ये कैपिटल इंसेंटिव फाइनेंस करती है कंपनी, तो इसका कैपिटलाइजेशन बहुत ही ज्यादा होता है, फाइनेंस अमाउंट बहुत ही ज्यादा होता है और इसीलिए उसके असेट का रिटर्न ऑन असेट थोड़ा कम रहता है। हालांकि आप यहाँ पर देखेंगे तो ग्रॉस NPA इनके जीरो है और टैक्स लायबिलिटी भी जीरो है। तो मैं आगे जाके बताऊंगा कि इनके ग्रॉस NPA और टैक्स लायबिलिटी क्यों नील है। और इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन अभी हालांकि 0.71% है, तो आगे जाके 1% हो सकता है। और नेट गियरिंग रेशियो भी 7.74 है, मल्टीपल में है तो वो 10 मल्टीपल तक पहुंच सकता है। और क्रेडिट रेटिंग भी इस कंपनी की हालांकि बहुत अच्छी है। कंपनी के हिस्ट्री के कुछ की इवेंट के बारे में देख लेते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस यहाँ पर वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कंपनी करीबन 1998-1999 के बीच रजिस्टर हुई थी NBFC के अंडर। और 2017 में कंपनी को गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स सेविंग बोर्ड इश्यू करने का भी परमिशन मिल चुकी है। ये टैक्स सेविंग बोर्ड अंडर सेक्शन 54 इसी में आता है, जो कैपिटल गेन के अगेंस्ट टैक्स डिडक्शन लेने में काम आता है। अगर अभी अपन देखेंगे इंडस्ट्री के ओवरव्यू के बारे में, क्योंकि ये कंपनी जनरली फाइनेंस करेगी रेलवे को, तो रेलवे का जो मेन बिजनेस है उसके बारे में अपन बात करेंगे। अगर रूट किलोमीटर पर मिलियन पॉपुलेशन की बात करें 2017 के हिसाब से, तो 10 लाख लोगों के लिए इंडिया में सिर्फ 50 किलोमीटर का ही इंडियन ट्रैक है, इंडियन रेलवे का ट्रैक है। जबकि आप रशिया में देखोगे तो हर 10 लाख लोगों के सामने 592 किलोमीटर का रूट उनके पास रेलवे के पास है। तो यानी कि यहाँ पर यहाँ देखेंगे कि इंडिया के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज्यादा है। और जितना ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है मीन्स इंडियन रेलवे को उतना ही ग्रो होना पड़ेगा। और अगर इंडियन रेलवे ग्रो होगा तो कैपिटल इंसेंटिव बिजनेस होने की वजह से उनको फाइनेंस यही कंपनी करके देगी। ये अगर अपन आगे इस बात देखें कि पैसेंजर ओरिएंटेड अर्निंग, तो वो भी अच्छे खासे CAGR से बढ़ रही है। और ये टनेज ओरिएंटेड अर्निंग, वो भी अच्छे खासे फ्रेट फ्रेट अर्निंग भी इंडियन रेलवे की अच्छे खासे CAGR से बढ़ी रही है।
अगर अपन बात करें 2019 के हिसाब से, तो इंडियन रेलवे के पास डीजल लोकोमोटिव करीबन 6049 थे, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव 6059 थे, वेगन्स की बात करें तो टू लैक्स 89,185 थे, और कोचीज की बात करें तो 67,573 कोचीज इंडियन रेलवे के पास है, जिसमें से करीबन करीबन 70 to 80% फाइनेंस आईआरएफसी के द्वारा किया गया है, जो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। जैसे कि अभी अपन ने देखा कि करीबन करीबन टू 2,89,185 फ्रेट वेगन्स थे इंडियन रेलवे के पास, जिसमें से 79.47% वेगन फाइनेंस हुए हैं आईआरएफसी के द्वारा। पैसेंजर कोचेस 67,573 है, जिसमें से 84.90% यानी कि 57,370 कोचेस आर फाइनेंस बाय आईआरएफसी, और बाकी लोकोमोटिव है जितने 12,108, जिसमें से 85.48% यानी कि 10,350 कोच लोकोमोटिव्स आर फाइनेंस्ड बाय आईआरएफसी। इस कंपनी का प्रोग्रेस रेलवे के सब्सटेंशियल प्रोग्रेस पे ही आधारित है, और आप इस यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडियन रेलवे ने 2004 से 2009 के बीच एवरेज 243 बिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था, और फाइनेंशियल ईयर 16 टू फाइनेंशियल ईयर 20 के बीच प्लान्ड आउटले करीबन 8,560 बिलियन रुपीस का कैपिटल इन्वेस्टमेंट का प्लान था, और ये प्लान वो आगे धीरे धीरे बढ़ा भी रहे हैं। और आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके ये भी देख सकते हैं कि इसका डिटेल ब्रेकअप क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, तो 8,560 बिलियन रुपीस का है। और मेन टारगेट इन्वेस्टमेंट इंडियन रेलवे का है कि नेटवर्क रिकॉग्निशन करेंगे, नेटवर्क एक्सपांशन करेंगे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को डेवलप करना है, जो बताया जा रहा है कि बहुत ही गेम चेंजर रोल करेगा, और इसके ऊपर भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, तो आईआरएफसी के लिए वो ज्यादा बेटर ही आने वाला फ्यूचर रहेगा। आईआरएफसी गवर्नमेंट की एक ऐसी कंपनी है जो जिसके पास रेगुलेटरी बहुत सारे एग्जाम्पशन मिले हुए हैं। IRFC is exempted from RBI's asset classification norm to the extent of its direct exposure on the sovereign to MOR। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को जितना भी वो लोन देंगे उसके ऊपर उनको असेट क्लासिफिकेशन के कोई भी नॉर्म्स लागू नहीं पड़ेंगे, यानी कि एनपीए नॉर्म्स, एनपीए होने के चांसेस जीरो हो जाते हैं, और उनको प्रोविजन भी क्रिएट नहीं करना रहता है यहाँ पर, उस वहां पर भी उनको एग्जाम्पशन मिल मिल चुका है। और क्रेडिट कंसंट्रेशन नॉर्म्स में भी उनको एग्जाम्पशन मिले हुए हैं, और मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स के बारे में भी उनको एग्जाम्पशन मिले हुए हैं, यानी कि उनका टैक्स जीरो ही आ जाता है। और जो ये रोलिंग स्टॉक को जो वो असेट असेट उनको लीज करते हैं, उसके ऊपर जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी भी एग्जाम कर दिया है, तो इनके पास बहुत सारे एग्जाम्पशन है, जिसके कारण उनको टैक्स लायबिलिटी भी कम आती है, और एनपीए नॉर्म्स में भी बहुत सारी छूट दी गई है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, तो कंपनी के फाइनेंशियल कुछ इस प्रकार है। उनका असेट अंडर मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, 27,80,075.92 मिलियन रुपीस है, और जो करीबन करीबन 27% सीएजीआर से फाइनेंशियल ईयर 18 से अब तक बढ़ चुका है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जैसे कि पहले ही बताया, 0.71% है, जो थोड़ा बहुत बढ़ने की चांसेस है। और नेट गियरिंग रेशियो और सीआरएआर भी बहुत ही बढ़िया है, और रिटर्न रेशियो भी काफी अच्छे लेवल पर है। इश्यू आज यानी कि 18 जनवरी 2021 सोमवार से लेके परसों तक यानी कि 20 जनवरी 2021 बुधवार तक खुला रहेगा। इश्यू प्राइस करीबन इसकी 25 से लेके 26 तक की डिसाइडेड की गई है, और इसका लॉट साइज 575 शेयर का रहेगा, और ये इश्यू करीबन 4,633 करोड़ का है, यानी कि ये थोड़ा बड़ी साइज का आईपीओ आ रहा है। तो मेन बात, क्या इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो मेरे राय के हिसाब से आपको इस आईपीओ में लंबी अवधि के लिए यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए कंफर्म डेफिनेटली इस इश्यू को अप्लाई करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में भी हालांकि 10 से 15% का लिस्टिंग गेन इस इश्यू में हो सकता है, हालांकि ये कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना फैसला आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के उसके सलाह लेने के बाद ही कीजिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में बेल आइकन होगा तो उसको भी एक बार हिट कर देना, उसको भी दबा देना ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल के वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कोई भी जानकारी है, कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू। जय हिंद।